कहानी की शुरुआत जिंगचुआन नाम के एक छोटे से शहर से होती है, जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि यंग मास्टर लिन यान जो सोल को अवेकन किया है वो एक ब्लैक कॉफिन है। मैंने सुना है कि यहाँ तक कि फुल पत्ती वाला सोल भी गार्बेज सोल कहा जाता है, लेकिन वो तो उनसे भी गार्बेज सोल को अवेकन कर लिया है। सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं और इसी के साथ में अगले सीन में वांग फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर लिन यान वांग फैमिली में गया होता है, जहाँ पर उसकी फियांसी एक दूसरे बंदे के साथ में खड़ी होती है और उससे कह रही होती है कि तुम बिल्कुल सही सुने हो, मैं यहाँ पर तुम्हें हमारे मैरिज को कैंसिल करने के लिए बुलाई हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक ब्रोकन कॉफिन को अवेकन करने से मेरा कितना ज़्यादा इंसल्ट हो रहा है। उसकी सभी बातें सुनकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगता है कि तुम तो शुरू से इस प्रॉब्लम को मेंशन की ही नहीं थी, लेकिन तुम अभी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये करने से मेरा और मेरा फैमिली का कितना ज़्यादा इज्जत खराब हो गया है? वहीं पर वांग निंग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे जैसा गार्बेज को अपने पास क्यों रखूं? जो सुनकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उससे कुछ कहने तो जाता है, मगर उससे पहले ही वो वांग निंग अपना पावर से उस पर अटैक कर देती है। जो देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि मिस वांग निंग का सोल तो सच में आइस स्नो है। तभी उसके साथ जो बंदा होता है वो वांग निंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि भूल भी जाओ अब इसे, अपना गुस्सा को उस जैसे गार्बेज पर बर्बाद मत करो। जिससे वांग निंग थोड़ी सी ब्लश करने लगती है और लिन यान से कहती है कि सीनियर ली जुआन मुझसे कहा है कि मैं जल्दी ही ची जुआन एकेडमी में एंटर करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे जैसा गार्बेज से डील नहीं करना चाहती हूँ। तभी वो बंदा यानी कि लिu यान उससे कहता है कि मैं आज यहाँ पर सिस्टर वांग निंग को एकेडमी लेकर जाने के लिए आया हूँ, अगर तुम फिर भी इसे पेस्टर करना बंद नहीं करोगे तो रूड होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। उन्हीं की सभी बातें सुनकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। ये बोलकर वो उनसे कहते हैं कि आज से 3 साल के बाद में मैं लिन यान जरूर ची युआन एकेडमी जाकर तुम्हें हराऊंगा। तब तक इस इंगेजमेंट को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे वैसे ही स्टंट छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद में लिन फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर और उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही होती है। अपने फादर को वहाँ पर देखकर वो कुछ कहने तो जाता है, मगर उसके फादर उसके बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि तुम्हारे स्पिरिट सोल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सभी चीज़ों का होने का अपना अपना कारण होता है, बस उसे यूज करना आना चाहिए। 96 कॉन्टिनेंट में जो लोग अपना सोल अवेकन नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी सिर्फ अपना कल्टीवेशन पर डिपेंड होकर सुपर एग्जिस्टेंस बन सकते हैं, और इसके लिए फेथ और फर्म हार्ट का होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने कॉफिन वाले स्पिरिट सोल के कारण खुद पर से गिव अप नहीं कर देना। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद में उसकी बहन उससे कहती है कि फादर सच में तुम्हारा बहुत ही चिंता करते हैं। यहाँ पर आने से पहले वो तुम्हारी इंजरी के बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे। लिन यान उससे कहा था मैं समझता हूँ, तुम जाकर आराम करो, ये कॉफिन वाला सोल मुझे रोक नहीं सकता है, मैं ज़रूर सबसे स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूँगा। अब इसको कुछ देर के बाद में वो अपने रूम में जाकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया होता है और सोच रहा होता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ और अपनी कमज़ोर सिस्टर और डिसेबल फादर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आखिर में मैं इस गार्बेज स्पिरिट का क्या करूँ? ये सोचकर वो अपना मार्शल स्पिरिट को निकाल लेता है, जो कि एक ब्लैक कलर का कॉफिन होता है, जिसे अच्छे तरह से देखकर वो कहने लगा होता है कि आखिर इसमें से ये ब्लैक कलर का गैस कैसा निकल रहा है। लिन यान जैसे उसे छूने जाता ही है कि तभी वो कॉफिन खुल जाता है और उसके अंदर में एक लड़की सो रही होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है कि आखिर ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है, और पूछने लगा होता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे मार्शल सोल में क्या कर रही थी। वो लड़की जाग कर उसमें से निकल कर उससे पूछती है कि आखिर ये कौन सा जगह है। लिन यान बताता है कि ये दाफिंग डायनेस्टी है। जो सुनकर वो कहती है तो इसका मतलब मैं अपना पिछला जगह से अलग हो गई हूँ। खैर भूल भी जाओ, मेरा पहला प्रायोरिटी मेरा सोल को पहले के जैसा मजबूत करना है। ये बोलकर वो उससे कहती है कि मेरा नाम गोंग क्यांचू है और तुम्हारा क्या है। लिन यान अपना नाम बताकर उससे पूछता है कि तुमने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया है कि आखिर तुम मेरे मार्शल सोल में क्या कर रही थी और क्यों थी। गोंग उससे कहती है कि मैं अपना सोल को लाइफ और डेथ के कॉफिन में रख दी थी, जिससे जब तुम लाइफ और डेथ के कॉफिन को अवेकन किए थे तब मैं उसमें सो रही थी। लिन यान थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता, रीबर्थ क्या सोल दोबारा से जन्म ले सकता है? तुम कहीं मजाक वजाक तो नहीं कर रही हो ना?
ये सुनकर गोंग को उसका पास्ट की बातें याद आ जाती है, जो याद करके वो थोड़ी सी भड़क जाती है और अपना पावर का यूज करके उसे सप्रेस करते हुए कहने लगती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैं तियानवे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल फोर्स यूलू चेंजोंग सेक्ट की मास्टर गोंग क्यांशु हूँ और मैं ऑलमोस्ट एल्डर जोंगमिंग की स्नीक अटैक के द्वारा लगभग मार ही दी गई थी। इसीलिए मैं अपना सोल को लाइफ और डेथ को कॉफिन में डाल दी थी और वहाँ से बच कर भाग पाई हूँ। तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा 3 स्टार कल्टीवेशन के दम पर मुझे तुम्हारे से डर नहीं लग रहा है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो अब तक कब के तुम मारे जा चुके होते। चलो एक साथ काम करते हैं। मैं तुम्हें ताकतवर बनाने में हेल्प करूँगी और इसके बदले में तुम मुझे मेरा रिवेंज लेने में हेल्प करोगे। लिन यान कहता है कि मेरा अवेकन किया हुआ सोल को सभी लोग रबिश सोल कहते हैं, जिससे ये प्रूव हो गया है कि मेरा टैलेंट बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो तुम मेरे हेल्प कैसे कर सकती हो और मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा। वो उस कॉफिन पर बैठते हुए कहती है, रबिश सोल, क्या तुम इस लाइफ और डेथ के कॉफिन के बारे में बोल रहे हो क्या तुम्हें पता नहीं है कि आखिर इसका मतलब क्या है। हालांकि काफ़ी तरह का सोल मौजूद है, उनमें से कुछ बहुत ही ताकतवर सोल भी होते हैं और सबसे ताकतवर सोल उनमें से 10 ग्रेट एंसेंट सोल भी है। और ये लाइफ और डेथ का कॉफिन 10 एंसेंट सोल में से एक है। जो सुनकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गया होता है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कह रही होती है कि एक बार अगर किसी बंदे के पास में 10 एंसेंट सोल में से कोई भी एक आ जाता है तो उसके पास में हेवन और अर्थ का पावर आ जाता है, जो कि सिर्फ अपना सोच से ही एक डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो लाइफ और डेथ का कॉफिन तुम्हारे पास में है वो तो सबसे पावरफुल सोल में से एक है। उसकी सभी बातें सुनकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड किया होता है और पूछता है कि आधे साल में तुम मेरे कल्टीवेशन को कितना इम्प्रूव कर सकती हो। इसके जवाब में वो कहती है कि हाफ ईयर में तुम लगभग 9 स्टार वॉरियर में तुम्हें पहुंचा सकती हो। जो सुनकर वो सोचता है कि 9 स्टार, मुझे लगता है कि 6 स्टार पहुंचना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका मतलब होगा कि मैं हर महीने 1 स्टार बढ़ूंगा। ये सोचकर वो उससे पूछता है कि तो बताइए मुझे क्या करना है। गोंग कहती है, बैठ जाओ और अपने सोल को तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करने दो। लिन यान वहाँ पर बैठते हुए पूछता है कि क्या मेरे स्पिरिट सोल प्रैक्टिस करने में मेरे हेल्प कर सकता है। वो उस कॉफिन का दरवाजा को खोलकर उसमें से एक तरह के एनर्जी को उसके हेल्प करने के लिए भेजने लगती है, जिसका मदद लेकर वो कल्टीवेट करने लगता है। और कुछ ही देर के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपना आँख खोलकर कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कॉफिन के हेल्प से तो मैं आधे साल में मेरा कल्टीवेशन लगभग जरूर 9 स्टार में पहुँच ही जाएगा। ये सुनकर वो कहती है कि सपना देखना बंद करो। जो सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि ऐसा लगा जैसे कि स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने का मेरा स्पीड 10 गुना बढ़ गया है। गोंग कहते हैं कि तुम्हारे इस कमज़ोर बॉडी के साथ में तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितना दूर जा सकते हो, और आगे जाने के लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं कुछ मेडिसिन बनाकर तुम्हारी हेल्प करती हूँ, जिससे तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लिन यान पूछता, मेडिसिन तुम बना सकती हो, क्या इसका मतलब तुम एक अल्केमिस्ट हो। गोंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। जो सुनकर लिन यान और ज़्यादा खुश होते हुए सोचने लगता है कि अल्केमिस्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा रेयर प्रोफेशन होते हैं। पूरे जांगचुंग सिटी में सिर्फ एक ही अल्केमिस्ट है और अब तो मेरे पास में भी एक अल्केमिस्ट मास्टर आ गया है। इसका मतलब मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी निकला। दूसरी तरफ में गोंग उससे कुछ हर्बल का नाम लेकर उन्हें खरीद कर लाने के लिए कहती है। वो सब सुनकर और उसका अमाउंट को सुनकर वो कहता है कि इन तीनों मटेरियल का कीमत तो लगभग 5000 स्पिरिचुअल स्टोन होगा और मेरा पॉकेट मनी तो सिर्फ 10 स्टोन ही है, तो मैं उन्हें कहाँ से खरीदूंगा। तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जो सुनकर वो कॉफिन के अंदर में जाते हुए कहते हैं, ज़्यादा चिंता मत करो, तुम अभी भी अपने माइंड का यूज करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये बोलकर वो उस कॉफिन में चली जाती है और लिन यान उस कॉफिन को गायब कर देता है। वहीं पर उसकी बहन आती है, जिसे देखकर वो पूछता है, क्या हुआ। वो उसे एक बोतल देते हुए कहती है कि डैड तुम्हें ये देने के लिए कहे हैं। उसे लेकर लिन यान थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि क्या ये निंगची दान पिल है। डैड मुझे इतना ज़्यादा वैल्यूएबल पिल कैसे दे सकते हैं। उसकी बहन कहती है, मैंने कहा ना फादर तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, इसलिए इसे ले लो। तभी वहाँ पर उसका एक कजन लिन थियान आकर कहता है कि लिन यान तुम तो सिर्फ एक गार्बेज हो, तो आखिर तुम एक इतना ज़्यादा वैल्यूएबल पिल को कैसे डिजर्व कर सकते हो।
उसे आता देखकर उसकी बहन थोड़ी सी पैनिक करने लगती है और उसे उससे दूर करते हुए कहती है यहाँ से भाग जाओ और इसे परेशान करना बंद करो। जो देखकर लिन जियान हंसते हुए कहता है कि तुम हमेशा एक लड़की के पीछे छिपे रहते हो, तुम तो सच में एक बहुत ही बड़ा डरपोक निकले। ये सुनकर लिन यान थोड़ा सा भड़क गया होता है और उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो चलो मैं तैयार हूँ। लिन चियान कहते हैं कि तुम अपना उस रविश स्प्लिट का यूज करके फाइट करने वाले हो क्या? मेरा सोल पर जरा गौर करो। ये बोलकर वो अपना बिच्छू वाला सोल को निकालकर उसे दिखाने लगता है। वो देखकर लिन यान अपना सोल को निकालते हुए कहता है कि मेरा से स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता है। ये सोचकर वो अपना सोल का सप्रेशन वाला पावर का यूज करके लिन चियान को सप्रेस कर देता है, जिससे लिन चियान हिल ही नहीं पाता है और वो अचानक नीचे गिर जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गया होता है कि ये क्या हो रहा है। वहीं पर लिन यान उसे पूरी तरह से सप्रेस करने के बाद में एक पंच मारकर अपने रूम से बाहर फेंक देता है। उसे भगाने के बाद में वो अपनी बहन से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, तो मैं ज़रूर बनूंगा। अब इसके बाद में उसकी बहन चली जाती है और वो अपने रूम में बैठकर कल्टिवेट करने लगता है और वो उस पिल को खाकर कल्टिवेट करना शुरू कर देता है और गोंग से कहता है कि मेरा कल्टिवेशन लेवल 5 स्टार में पहुँचने के बाद में D1 बिस्ट माउंटेन में जाने के लिए मैं प्लान किया हूँ और कुछ बीस्ट को मारूंगा और अगर उनमें से कोर मिलता है तो उन्हें बेचकर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को खरीद लूँगा। उसकी बातें सुनकर गोंग कहती है कि डीमन बिस्ट माउंटेन में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिलने का चांस बहुत ही कम नहीं है। उसका प्रैक्टिस करते करते रात हो जाता है और अब इसी के साथ में कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डीमन बिस्ट माउंटेन में पहुँच गया होता है और तभी उसे वहाँ पर किसी की होने की आहट सुनाई देती है, जो सुनकर वह जल्दी से उसी दिशा में जाने लगता है और तभी उसे एक फायर क्लाउड टाइगर दिखाई दे जाता है। उस तरह के बिस्ट के पास में 6 स्टार वॉरियर लेवल के जितना पावर होता है, जिसे देखकर लिन पूछता है कि क्या मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। गोंग कहती है कि ये उम्मीद करके मत बैठो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, सब कुछ तुम्हीं पर डिपेंड करता है। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ और तभी वो टाइगर उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ में जैसे उसके अटैक को काउंटर करता है लिन यान काफ़ी दूर फेंका जाता है और वह अपने हाथ के चोट को देखकर सोचता है कि ये बिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला, लगता है कि मुझे मेरा सोल का यूज करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो अपना कॉफिन वाला सोल निकाल लेता है और उसमें से निकल रहे ब्लैक कलर के एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर उससे टाइगर पर अटैक कर देता है और जल्दी से उस टाइगर को पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। उठाकर पटकने के बाद में वो उसके ऊपर चढ़कर उसे दे घुसा मार कर उसका काम तमाम कर देता है। वो सब देखकर गोंग कहती है कि तुम्हारे पास काफ़ी कम फाइटिंग एक्सपीरियंस है, नहीं तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 स्टार जितना पावर ही होता तो तुम उस टाइगर को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर देते। लिन यान कहता माफ़ करना, एक बिस्ट के साथ ही मेरा पहला बैटल था और फ्यूचर में मैं और अच्छा करूँगा। गोंग कहते ठीक है, अब ये देखो कि उसमें कोई बिस्ट कोर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। लिन यान काफ़ी ज़्यादा लकी होता है कि उसे पहले बिस्ट में बिस्ट कोर मिल जाता है। तभी वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम कॉफिन में रहती हो तब क्या मैं कॉफिन का फाइट करने के लिए यूज कर सकता हूँ। गोंग उस कॉफिन के अंदर में एंटर करते हुए कहती है कि मैं इस लाइफ और डेथ को कॉफिन के साथ एक बन जाती हूँ, इसलिए कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और तुम्हें भी फाइट करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और आगे और फाइट करने के लिए चला जाता है और इसी के साथ में कुछ दिन तक वो ऐसे काफ़ी सारे बिस्ट से फाइट करते रहता है। हालांकि उसे अब एक भी बिस्ट कोर नहीं मिला होता है और कोई भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी नहीं मिलता है, लेकिन उतने दिनों का फाइटिंग के बाद में उसका बॉडी का ताकत थोड़ा सा बढ़ते हुए वो फील कर पा रहा होता है। तभी उसे सामने में किसी की होने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से छुपकर देखने लगता है कि आखिर कौन है वहाँ पर। देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर झाओ फैमिली के कुछ लोग होते हैं, जो लोग किसी क्रिस्टल फ्रूट को हासिल करने के लिए 2 शेर से फाइट करने के लिए कह रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर लिन यान को भी उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, जो देखकर गोंग उससे पूछती है क्या तुम अब उन्हें चुराने के बारे में सोच रहे हो क्या। लिन यान काफ़ी ज़्यादा सेमलेस होकर कहता है कि आखिर इसे चोरी कहना कैसे बोल सकते हो, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और ट्रेजर को सिर्फ वही हासिल कर सकता है जिसके लिए वो फेटेड होते हैं। उसकी बातें सुनकर वो किसी को याद करते हुए कहती है कि हाँ, अगर तुम कल्टीवेशन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे सोच रखना पड़ेगा।
अब इसके कुछ देर के बाद में झाओ फैमिली वाले को दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो वाला क्रिस्टल फ्रूट होता है, जिससे कि 2 फायर लाइन गार्ड कर रहे होते हैं। कुछ इंसानों को देखकर वो दोनों शेर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और जाकर उन पर अटैक कर देते हैं और इसी तरह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूर से छुपकर वो सब लिन यान देखकर सोचते हैं कि इस झाओगेंग के पास में तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ताकत है। मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगा और वो उन्हें ख़त्म कर देगा। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग उन दोनों बिस्ट का काम तमाम कर देते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं क्योंकि उन्हें उनमें से बिस्ट कोर भी मिल जाता है। उन दोनों शेरों को निपटाने के बाद में वो लोग उस क्रिस्टल फ्रूट के पेड़ के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उस पेड़ में काफ़ी सारा क्रिस्टल फ्रूट लगा होता है, जो देखकर झाओगेंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि हम तो अमीर हो गए। लेकिन तभी वहाँ पर लिन यान आकर कहता है कि मुझे भी इन क्रिस्टल फ्रूट में से कुछ हिस्सा चाहिए। लिन यान एक गार्बेज सोल अवेकन किया है, ये वाला र्यूमर को याद करके वो लोग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं कि मैं भी तो सोचूं कौन आ गया है, लेकिन ये तो यंग मास्टर लिन यान है। ये बोलकर वो सभी लोग मिलकर लिन यान का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा मज़े लेने लगे होते हैं, जिससे लिन यान का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्रूट लेते वक्त में कोई मुझे परेशान करे। इसके जवाब में झाओगेंग के दोनों बंदे उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ 3 स्टार स्टेज का वॉरियर है, मैं अभी उसे सबक सिखाकर आता हूँ। मगर वहीं पर लिन यान देखते ही देखते उन दोनों को कुछ ही सेकंड में झाओगेंग के दोनों चमचों को पीट कर ढेर कर देता है, जो देखकर झाओगेंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर तुम 5 स्टार में कब पहुंच गए। लिन यान कहता फालतू का सवाल जवाब करना बंद करो, अगर लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। ये सुनकर झाओगेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने 5 स्टार के दम पर मुझे हरा दोगे तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा नाइव हो। वहीं पर लिन यान भी उसके अटैक को काउंटर करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले एक चांस दिया था। ये बोलकर वो दोनों अटैक कर देते हैं, मगर उससे झाओगेंग की कुछ कदम पीछे धकेल दिया जाता है और उसके मुंह में से खून भी निकलने लगा होता है, जिससे वो फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो अपने हैरानी को साइड में करते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें कम समझ कर गलती कर दिया था, लेकिन ये मत भूलो कि तुम एक रब्बी सोल अवेकन किए हो। ये बोलकर वो अपना पक्षी वाला सोल निकाल कर शो ऑफ करने लगता है और उससे अटैक करवा देता है। मगर वहीं पर लिन यान इतनी देरी से इसी का तो इंतज़ार कर रहा था और वो जल्दी से अपना कॉफिन को निकाल कर उसका पक्षी वाला सोल को ही निकल जाता है, जो देखकर झाओगेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। और लिन यान उससे कहता है कि याद रखना, जब तुम्हारे अगले लाइफ में तुम्हें भागने का मौका दिया जाएगा तो भाग जाना। उसका खेल ख़त्म करने के बाद में वो सभी क्रिस्टल फ्रूट को लेते हुए कहता है कि कॉफिन का डिवावरिंग एबिलिटी तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वहीं पर गोंग कहती है कि हालांकि दूसरों के स्पिरिट को डिवावर करने से तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ सकता है, लेकिन अभी तुम सिर्फ 6 स्टार कल्टीवेशन वाले सोल को ही स्वॉलो कर सकते हो। अगर उससे हाई लेवल के सोल को निगलने की कोशिश करते हो तो तुम्हें चोट लग जाएगी। अब इसके बाद में अगले सीन में लिन यान को दिखाते हैं, जो कि सब कुछ बेचने के लिए टाउन के ट्रेजर पेविलियन में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो सभी चीज़ों को एक्सचेंज करके स्पिरिट स्टोन मांगता है। एक यंग लड़के को देखकर वो शॉपकीपर सोचता है कि इसके पास हो ही क्या सकता है। ये सोचकर वो जैसे उसका बैग को खोलकर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछने लगा होता है कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। इसके जवाब में लिन यान कहता है कि जब यहाँ पर कोई अपना चीज़ को एक्सचेंज करने आता है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्हें ये कहाँ से मिला है। ये सुनकर वो बुढ़ा थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहता है कि मैं थोड़ा सा बुढ़ा हो गया हूँ ना, तो बस थोड़ा सा याददाश्त कमज़ोर हो गया है। ये बोलकर वो उसके साथ कुछ बार्गेन करने के बाद में वो उससे 14,000 स्पिरिट स्टोन एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद में वो पहले एक स्पेस बैग खरीदता है, मगर बेसिक स्पेस बैग का ही दाम काफ़ी ज़्यादा होता है। मगर लेकिन अब उसके पास में कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो एक बैग को खरीद ही लेता है। खरीदने के बाद में वो काफ़ी सारे हर्ब खरीदने चला जाता है और उसका ऑर्डर सुनकर हर्ब बेचने वाली लड़की सोचती है कि उसका ऑर्डर सुनकर मेडिसिनल हर्बों को बेचने वाली लड़की सोचती है कि ये जो हर्ब चाह रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
आखिर ये बंदा है कौन जो कि एक ही बार में इतना सारा सामान खरीद सकता है। ये सोचकर वो सब कुछ लाकर उसे दे देती है जिसका कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन होता है। लिन यन पैसा देते हुए सोचता है मुझे लगा नहीं था कि मैं अमीर बनूंगा और काफ़ी जल्दी फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मेरे पास में सिर्फ 3,000 ही बच रहा है, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। यही सब सोच सोच कर वो जा ही रहा होता है कि तभी उसके रास्ते में वोंग फैमिली का वांग फे नाम का बंदा उसके रास्ते में आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि मेडिसिनल मटेरियल खरीदने का क्या फ़ायदा। क्या तुम अभी भी यही आशा करके बैठे हो कि तुम अपना वेस्ट वाले स्टेटस से निकलकर दोबारा से राइज कर जाओगे? अगर तुम अपने स्टेटस को बदलना चाहते हो तो तुम्हें फिर से रीइंकारनेट होना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपने इस गार्बेज वाले टाइटल से छुटकारा पा पाओगे। उसकी बातें सुनकर सभी लोगों की नज़र लिन यान पर चली जाती है और वो लोग भी बातें करने लगे होते हैं कि ये तो वही बंदा है ना जो कि कॉफिन वाला सोल को अवेकन किया है। मैंने सुना कि वांग फैमिली वाला अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया है। वहीं पर उनकी बातों पर कोई भी ध्यान ना देते हुए लिन यन उसे इग्नोर करके जाने लगता है, मगर वहीं पर वांग फे उसे नहीं जाने देता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हाथ रखकर रोकते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि जब मेरी कजन डिवोर्स के लिए प्रपोज की थी तब तुम कोई 3 साल का कुछ नाटक वाटक करने लगे थे। तुम यूजलेस हो, अपने आप को और ज़्यादा इंसल्ट करवाना बंद करो और चुपचाप एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो। वहीं पर लिन यन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि जल्दी से अपना हाथ हटा लो, नहीं तो मैं तोड़ने में देरी नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग फे अपना कान साफ करने का नाटक करते हुए कहने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो गार्बेज, जरा फिर से कहना, तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। वहीं पर लिन यन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसका हाथ को तोड़ते हुए कहता है कि अब इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। अपना हाथ को टूटने से वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से छटपटाने लगा होता है। तो वहीं पर वो देखकर आसपास में मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तो वहीं पर वांग फे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे फालतू की धमकी देने लगा होता है। जो सब सुनकर लिन यन उसका दूसरा हाथ को भी तोड़ते हुए कहता है कि लगता है कि अभी का पनिशमेंट काफ़ी नहीं था। ये बोलकर वो उसका दूसरा हाथ को भी तोड़ देता है जिससे वो फिर से छटपटाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पवेलियन लॉर्ड झाओ आकर पूछता है कि आखिर कौन यहाँ पर परेशानी खड़ा कर रहा है। उसे देखकर सभी लोग उसे ग्रीट करने लगे होते हैं। तो वहीं पर उसे देखकर लिन यन सोचता है कि वही इस ट्रेजर पवेलियन का ऑनर है और यही इस शहर के इकलौता अल्केमिस्ट भी है। ये सोचकर वो उसे ग्रीट करता है। दूसरी तरफ में उसे देखकर वो पूछता है तुम लिन के बेटे हो ना? मेरे पवेलियन में किसी का भी कोई भी परेशानी खड़ा करने का अलाउ नहीं है, तुम्हें आज मुझे ये एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तभी वांग फे नीचे से चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि वो मेरा दोनों हाथ तोड़ दिया है, उसे मार दीजिए, उसके बदले में मैं आपको। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही झाओ उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। जो देखकर लिन यन सोचता है इडियट कहीं का, पवेलियन मास्टर को क्राइम करने के लिए पैसा देने के बारे में आखिर वो सोच भी कैसे लिया। वहीं पर वांग फे बाहर फेंक दिए जाने से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगा होता है कि आप कैसे। झाओ उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है कि भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से भाग जाता है। वो सब देखकर लिन यन उसे थैंक्स कहता है। पवेलियन लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था, बस वोंग फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। अब जबकि वोंग फैमिली का मेंबर चला गया है तो अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं करेगा। लिन यन उसके लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में लिन यन क्या क्या चीज़ें खरीदा है, क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज किया है, उन सब के बारे में पवेलियन लॉर्ड पता करता है और कुछ सोचने लगता है। और इसी के साथ में यहीं पर एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिन यन ट्रेजर पवेलियन से अपने ज़रूरत का सामान खरीदने के बाद में अपने घर वापस चला जाता है। और जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता ही है कि तभी वो फील करता है कि उसका घर में से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट वेव निकल रहा होता है। उस हीट वेव को फील करके लिन यन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो हीट वेव उसकी बहन के बॉडी में से निकल रहा होता है। उसकी बहन के पास में एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके कारण उसके बॉडी में से जब भी हीट वेव निकलना शुरू होता है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी बहन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। लिन यन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए वहाँ पर जा ही रहा होता है कि तभी गोंग उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है जिससे कि तुम सहन नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पर लिन यन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए पूछता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसे किसी तरह से बचाना ही पड़ेगा।
गोंग उसे उस टेम्परेचर से बचाने के लिए कॉफिन का एक पावर से उसे कवर कर देती है, जिससे वो उस शीट से जलेगा नहीं। इसीलिए वो जल्दी से उसके रूम में एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसकी बहन का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और वो बेहोश हो गई होती है। वो सब देखकर गोंग जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है कि उसे छूना मत, पहले मुझे देखने दो। ये बोलकर वो उसे चेक करते हुए कहती है कि अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारी बहन के पास में लेजेंडरी हेवनली यांग कॉन्स्टिट्यूशन है। लिन यान पूछते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। वो बताती है कि ये लेजेंडरी हेवनली यांग कॉन्स्टिट्यूशन पूरे दुनिया के स्पेशल फिजिकल कल्टीवेशन के बॉडी में से सबसे बेस्ट है और सिर्फ लाखों में से सिर्फ एक के पास ये होता है। इसका हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उसके बॉडी में छुपा हुआ है और उसके पास में एक प्रोमिसिंग फ्यूचर है। लिन यान कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा ताकतवर है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी हैप्पीली जिए और ये बताओ कि इसे बचाया कैसे जा सकता है। वो कहती है कि इसे बचाने के लिए सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से अवेकन करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें आइस और स्नो गैंडोरम ढूंढ कर लाना पड़ेगा। जो सुनकर लिन यान जल्दी से ट्रेजर ट्रॉप जाने लगता है, मगर वो उसे एक और झटका देते हुए कहती है कि उस तरह का ग्रेड 7 का हब्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 7th ग्रेड के बारे में सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उस ग्रेड का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट पूरे जांगचुन सिटी तो छोड़ो पूरे का पूरे किंगयान सिटी में भी नहीं मिलेगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगा होता है कि अब वो क्या करेगा। वहीं पर उसका वैसा हालत को देखकर वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारे भाई बहन के रिलेशनशिप के कारण मैं उसे अभी के लिए सप्रेस कर देती हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या तुम उसे सप्रेस कर सकती हो। गोंग कहती है हाँ मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं उसे सिर्फ 5 सालों के लिए सप्रेस कर सकती हूँ और अगर 5 सालों के अंदर में तुम उस इंग्रेडिएंट को ढूंढ के नहीं ला पाते हो तो उसे फिर से टॉर्चर सहना पड़ेगा। लिन यान काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, इन 5 सालों में ज़रूर ढूंढ लूँगा। ये सुनकर वो कुछ सोचती है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करना शुरू कर देती है और कुछ देर के बाद में वो सक्सेसफुली उसे सप्रेस कर देती है। जो देखकर वो जल्दी से अपनी बहन के पास जाकर पूछने लगा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी वो अपनी बहन को कंफ्यूज देखकर एक बहाना बनाकर कह देता है कि जब मैं वापस आ रहा था तब तुम्हारा बॉडी में से हीट वेव निकल रहा था और मेरे पास में एक पिल था जो कि तुम्हारा हीट वेव को सह सकता था। उसकी बात सुनकर वो खुश होते हुए कहती है तो इसीलिए अब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि अब एनर्जी मेरा बॉडी में काफ़ी अच्छी तरह से फ्लो हो रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील हो रहा है। वहीं पर लिन यान कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। ये बोलकर वो उसे गले लगाते हुए उस इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए अपना दृढ़ निश्चय कर लेता है। अब इसके बाद में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गोंग को सारा मेडिकल इंग्रेडिएंट देते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे वो मेडिसिन बना कर दो, मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से उस स्नो और आइस वाला हर्ब को ढूंढ सकूँ। गोंग कहती है काफ़ी अच्छा सोच है। ये बोलकर वो उसका मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी लिन यान उससे कहता है कि तुम 2 कॉपी बनाना, पहला वाला हाई क्वालिटी का होना चाहिए और दूसरा वाला थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। ये सुनकर गोंग थोड़ी सा कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि दूसरा वाला का क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब क्यों होना चाहिए। लिन यान कहता है कि मैं दूसरा वाला को बेचना चाहता हूँ और अगर दोनों का क्वालिटी सेम हो जाता है तो दूसरा पर्सन का भी इफेक्ट मेरे जैसे ही हो जाएगा और वो मैं नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा नोटी होगे, लेकिन मुझे ये पसंद आया। ये बोलकर वो उसका मेडिसिन बनाकर तैयार करने लगती है। वो सब देखकर लिन यान सोचता है कि उसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज था, जिससे कि मैं ठीक से देख ही नहीं पाया। वहीं पर गोंग 2 बोतल बनाकर तैयार कर देती है। अब इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गोंग के इंस्ट्रक्शन के अनुसार में प्रैक्टिस करता है, जिससे उसका बॉडी में थोड़ा सा दर्द होने लगा होता है और धीरे धीरे जाकर उस मेडिसिन को पीने लगा होता है। उसे पीते देखकर गोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर लिन यान भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पूछता है कि तुम्हें तो इसका यूज करने के लिए बोली हो ना। वहीं पर वो कहती है कि ये नहाने के लिए है, पीने के लिए नहीं है, पानी में सिर्फ 2 बूंद डालना ही काफ़ी होगा, अगर तुम इसे पी लेते हो तो तुम्हें टपकने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है।
और जल्दी से जाकर पानी निकालता है और गोंगो को अपने पास से देखकर थोड़ा सा शर्माते हुए पूछता है कि कपड़ा पहनकर नहाना ठीक रहेगा या फिर खोल लूं। गोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मैं देख लूंगी? लिन यन थोड़ा सा शर्माते हुए कहा था, ऐसी बात नहीं है। वहीं पर वो कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसे बच्चे में इंटरेस्ट नहीं हूँ। दूसरी तरफ में लिन यन उसी तरह से शर्माते हुए जल्दी से अपना कपड़ा खोलकर उसमें नहाने लगता है और जल्दी ही 2 बूंद मेडिसिन डाल देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगा होता है। जो सब देखकर गोंग कहती है कि जब तुम इन दोनों बूंद के पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लोगे तब पानी अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, तब तुम 2 और बूंद ऐड करके धीरे धीरे ऑब्जर्व कर सकते हो। इसलिए अगर एक दिन में 4 घंटे तक तुम डूबे रहोगे तो 8 दिन में तुम 6 स्टार का वॉरियर बन जाओगे। ये सुनकर लिन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है, क्या इतनी जल्दी? वहीं पर वो कहती है, भूलो मत कि तुमने पहले ही दूसरा कौशल ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए तुम इतनी जल्दी रैंक 6 में पहुंच जाओगे। ये सुनकर लिन यन पूछता है, तो अगर मैं सिर्फ दूसरा कौशल को ऑब्जर्व करते रहूँगा तो मेरा स्पीड तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना? वो कहती है कि हाँ बढ़ तो जाएगा, लेकिन बार बार ऐसे करते रहने से तुम अपना लाइफ और डेथ को कॉफिन वाला बात को एक्सपोज कर दोगे और तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मारे कैसे गए। लिन यन पूछता है, तो इसका मतलब मैं अपना सोल को फ्यूचर में आसानी से यूज नहीं कर सकता हूँ? वो कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, ये कॉफिन अभी अपना फाइनल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इस छोटे से शहर में कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जब इस कॉफिन का फॉर्म बदलेगा तब तुम्हारा एबिलिटी भी अनस्टॉपेबल बन जाएगा और जब ये होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी के साथ में 8 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 6 स्टार स्टेज का वॉरियर में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और वो अपने फैमिली का कंपटीशन से पहले 8 या फिर 9 स्टार में पहुँचने के बारे में कह रहा होता है। तभी गोंग उससे कहती है कि तुम्हारा सारा पैसा और मेडिसिनल ख़त्म हो गया है, तो तुम उस दूसरा बोतल को कब बेचोगे? वो कहते हैं कि मैं उसे अभी बेचने ही जा रहा था। ये बोलकर वो अपना आइडेंटिटी को छुपा कर जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। वो जाकर उस मेडिसिनल लिक्विड को बेचने के लिए वहाँ पर मौजूद उसी बुढ़े को दे देता है। वो बुढ़ा उस मेडिसिनल लिक्विड को अच्छी तरह से देखने लगा होता है। उसे अच्छी तरह से देखकर लिन यन उसे बताता है कि ये मेडिसिनल लिक्विड मार्शल आर्टिस्ट का कल्टीवेशन को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तुम इसे डायरेक्टली पी नहीं सकते हो, बल्कि पानी में डालकर नहाना होगा। उसका इफ़ेक्ट के बारे में सुनकर वो बुढ़ा थोड़ा सा शक भरी नज़रों से उसे देखकर सोचने लगा होता है कि ज़रूर ये बंदा झूठ बोल रहा होगा। ये सोचकर वो उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलकर अपने पवेलियन मास्टर से आइडेंटिफाई करने के लिए बोलकर चला जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद में पवेलियन मास्टर आकर लिन यन से इनर रूम में जाकर बातें करने के लिए कहता है। लिन यन जाते हुए सोचता है कि अब ये आखिर क्या बात करना चाहता है। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में वो लोग इनर रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर पवेलियन मास्टर झाओ कहता है कि मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है और ये सच में इफेक्टिव है, आप जरूर एक अल्केमिस्ट होंगे ना? ये सुनकर लिन यन उसे डराते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा आइडेंटिटी पता करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर वो तुरंत उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था। वहीं पर लिन यन कुछ सोचते हुए कहता है कि हाँ, तुम मुझे एक अल्केमिस्ट जैसा ट्रीट कर सकते हो। वहीं पर ये सुनकर झाओ सोचता है कि ये बंदा इस तरह के इफेक्ट वाला मेडिसिनल लिक्विड बना सकता है, तो ज़रूर इसका मतलब ये 3rd ग्रेड का अल्केमिस्ट होगा। लेकिन इसका जैसा स्ट्रॉन्ग मैन हमारे एक छोटे से टाउन में क्या कर रहा है? ये सोचकर वो उसका मेडिसिन को 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन में खरीदने के लिए बोलकर पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस प्राइस के बारे में क्या सोचते हैं। 1 लाख सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि मैं तो शुरुआत में 20,000 में बेचने को उम्मीद लगाकर रखा था, लेकिन इसने तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस ऑफर कर दिया है। ये सोचकर वो 1 लाख में मान जाता है और लेकर जाते हुए कहता है कि क्वालिटी को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं आपको अब और बॉदर नहीं करूँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद में पवेलियन मास्टर झाओ मेडिसिन बेचने वाली लड़की से पूछता है कि पिछला जो गेस्ट आया था वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट खरीद कर लेकर गया था। वो लड़की उसे सब कुछ बता देती है जो जो वो खरीद कर लेकर गया था।
वो सब जानकर पवेलियन लॉर्ड काफो जितना शॉक्ड होते हुए सोचते हैं कि ये सब तो लिन फैमिली का बेटा खरीद के लेकर गया था ना। मैंने सुना है कि लिन यान के पास में सिर्फ 3 स्टार स्टेज का ही कल्टीवेशन था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने फील किया था कि उसके पास 5 स्टार का कल्टीवेशन है। कहीं ये इसी मेडिसिन का कारण तो नहीं हुआ है ना। आखिर लिन यान और उस मिस्टीरियस अल्केमिस्ट में क्या रिलेशनशिप है। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि कुछ ही दूरी में आकर अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि अब मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर गोंग बाहर निकलते हुए उससे कहती है कि तुम जानबूझकर अपना असली आइडेंटिटी का यूज करके वो सब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीदे थे ना, और मिस्टीरियस अल्केमिस्ट का आइडेंटिटी का यूज करके उसे बेचे हो ना, ताकि उसे शक हो जाएगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। लिन यान मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मैं उसे ये शक करने पर मजबूर कर देता हूँ तो वो मेरा लिन फैमिली के बारे में थोड़ा सा हाईली सोचेगा। ये बोलकर वो उतना सारा पैसा देखकर नाचते हुए कहने लगता है कि मुझे सच में लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा महंगा में बिकेगा। गोंग कहती है कि शायद वो भी इसका यूज करके तुम्हारा दोस्त बनना चाहता होगा, लेकिन सिर्फ 1 लाख पैसों को लेकर तुम इतना ज़्यादा पगला क्यों रहे हो। ये सुनकर वो सोचते हैं कि गोंग क्यांशु अपने टाइम की बहुत ही बड़ी पर्सन रही होगी, इसलिए तो वो 1 लाख को देखकर उसे कुछ भी फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ये सोचकर वो अपने घर चला जाता है और इसी के साथ आते हैं कि लिन यान अपना मेडिसिन को बेचने के बाद में वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे देखकर पूछने लगी होती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे। वो कहता है कि मैं अभी मार्शल आर्ट्स पवेलियन जाने वाला हूँ, क्या तुम चलना चाहोगी। ये सुनकर वो कहती है हाँ मैं चलूँगी। ये बोलकर वो उसके साथ जाते हुए पूछ रही होती है कि क्या तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हो, तुम तो 6 स्टार में पहुँच गए हो। लिन यान कहता है कुछ मत कहो, सिर्फ मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो मार्शल आर्ट्स पवेलियन में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग फाइटिंग अरीना को पार करके मार्शल आर्ट्स स्किल सिलेक्शन लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वो लोग जाकर अपना अपना कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अपना अपने स्किल को चुनने लगे होते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि 93 कॉन्टिनेंट का मार्शल आर्ट्स स्किल लो से हाई 6 भागों में बांटा गया है, जो कि ऑर्डिनरी, ह्यूमन लेवल, अर्थ लेवल, हेवन लेवल, स्पिरिट लेवल और गॉड लेवल है। और वह सभी स्किल भी लो, मिडिल, अपर और सुपीरियर क्लास में डिवाइडेड है। लिन यान एक स्किल बुक को देखते हुए कहता है कि ये तो ऑर्डिनरी लेवल के इंटरमीडिएट ग्रेड का स्किल है, इससे मास्टर करने के बाद में तो कोई वाइंड और थंडर के पावर को अपने फिस्ट से यूज कर सकता है। लिन यान उसे लेने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके बहन उसे रोकते हुए कहती है कि फादर बोले हैं कि ये बुक एक्चुअली में ऑर्डिनरी लेवल का अपर क्लास का है और ये बुक इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे पूरी तरह से सीखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लोग इसे मिडिल क्लास वाले सेक्शन में डाल दिए हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा निराश होकर उसे रखने वाला होता है, लेकिन उसका रखने देने से पहले ही गोंग उससे कहती है कि इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनकम्प्लीट टेक्निक को कंप्लीट कर सकती हूँ। जो सुनकर वो उसे लेते हुए अपनी बहन से कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे प्रैक्टिस करके देखना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो चेंज कर लूँगा। ये बोलकर वो उस किताब को लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिन यान आकर उसे रोक देता है। उसे देखकर लिन यान उससे कहता है कि लगता है कि पिछली बार का सबक तुम भूल गए हो। ये सुनकर लिन यान काफी ज़्यादा गुस्से में अपने भाई लिन जून से कहता है कि उसे पीटने में मेरी हेल्प करो, नहीं तो वो ये सोचेगा कि हमें बुली करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लिन जून लिन यान को देखकर सोचता है कि ये बंदा गार्बेज मार्शल सोल को अवेकन करने के बावजूद में भी 4 स्टार में कैसे पहुंच गया है। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड निकला, लेकिन अब जब भी तुमने मेरे भाई को पीटा है तो बदला तो लेना ही पड़ेगा। वहीं पर लिन यान उससे पूछता है कब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लिन जून फाइटिंग अरीना की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि फाइटिंग अरीना में मुझसे फाइट करने का हिम्मत है क्या तुम्हारे पास। ये बोलकर वो अरीना में चढ़कर सबको सुनाकर कहता है कि लिन यान अगर तुम एक मैन हो तो आकर मुझसे फाइट करो। वो सब देखकर उसकी बहन उससे कहती है कि वो जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके जाल में मत फंस जाना। लेकिन वहीं पर लिन यान उसकी कोई भी बात ना मानकर अपने सभी स्किल किताबें उसे देकर उससे फाइट करने जाने लगता है। जो देखकर वो पूछती है क्या तुम सच में उससे कम्पीट करने जा रहे हो।
लिन यान कहता है कि मैं उससे कम्पीट नहीं बल्कि मैं तो उसे पीटने जा रहा हूँ। उसे जाता देखकर सभी लोग हैरानी से बातें करने लगे होते हैं कि उसने तो सच में उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब जरूर उसका दिमाग खराब हो गया होगा। वो सिर्फ गलती से 4 स्टार में पहुंच गया है और वो लिन जून यानी एक 6 स्टार वाले को चैलेंज करने का हिम्मत कैसे कर रहा है। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि अरीना में चला गया होता है और वो काफ़ी तेज स्पीड में उस पर अटैक कर देता है। उसका उतना ज़्यादा तेज स्पीड को देखकर लिन जून काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन किसी तरह से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। मगर उसके बावजूद में भी वो थोड़ा सा पीछे फेंका जाता है और सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ताकत तो 6 स्टार के वॉरियर जितना लग रहा है। लिन जून ये सोच ही रहा होता है कि तभी लिन यान आकर उस पर फिर से अटैक करने लगता है, जिससे वो सिर्फ डिफेंसिव करते रहता है और उसे अटैक करने का मौका मिलता ही नहीं है। और वो उससे थोड़ा सा दूर आकर पूछता है कि आखिर तुम 6 स्टार में कैसे पहुंच गए। 6 स्टार वाला बात सुनकर सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर लिन यान उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगर हमारे बीच का गैप कितना बड़ा है। ये बोलकर वो अपना सोल निकाल लेता है, जो देखकर लिन यान उससे कहता है कि बच कर रहना, उसका सोल के पास में थोड़ा सा अजीब ताकत है। ये सुनकर लिन जून जल्दी से अपना सोर्ड वाला मार्शल सोल को निकाल लेता है और उससे उस पर अटैक करवा देता है, लेकिन उसका सोर्ड बीच रास्ते में ही रुक जाता है, जो देखकर लिन जून थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचने लगा होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या वो मेरे सोल को कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं ना। तभी लिन यान आकर उस पर अटैक करके उस अरीना से बाहर फेंक देता है। उसे हराकर लिन यान कहते हैं कि अगर अब से तुम दोनों भाई में से कोई भी मुझसे फाइट करना चाहोगे तो आकर मुझसे फाइट कर सकते हो। ये बोलकर वो अपने घर चला जाता है। अपने रूम में जाकर वो स्किल सीखने के बारे में कह रहा होता है। गोंग उससे पूछती है कि तुम पहले कौन से स्किल सीखने वाले हो। वो कहता है कि ये वाले स्किल इनकम्प्लीट है, क्या तुम इसे देखकर कंप्लीट कर सकती हो। वो उस स्किल को देखती है और किताब को फेंकते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि तुम इतनी आसानी से सीख ली हो। वो कहती है कि ध्यान देना, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। ये बोलकर वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने लगती है और डेमो अटैक करके उसके घर के दीवार को ही थोड़ा सा तोड़ देती है, जो देखकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल था। अगर ये किसी पर्सन के बॉडी को हिट कर देता है तो ज़रूर उसका सारा का सारा हड्डी टूट जाएगा। गोंग कहती है क्या ये स्ट्रॉन्ग था, मैं तो तुम्हें सिर्फ डेमो दिखा रही थी। अगर मैं सच में इस स्किल का पूरा पोटेंशियल यूज करती तो पूरा का पूरा तुम्हारा घर ही टूट के नीचे गिर चुका होता। ये सुनकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि ये कॉमन रैंक का स्किल इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है क्या। वहीं पर वो कहती है कि असली पावरफुल मास्टर बिना किसी स्किल के ही सिर्फ अपने हाथों से ही पूरे किंगडम को ही ख़त्म कर सकता है। अच्छा, बहुत ही बातें हो गई है, मैंने तुम्हें पहले ही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है, अब तुम्हारा बारी आ गया ट्राई करने का। ये सुनकर वो पूछता है क्या मुझे अभी करना चाहिए। गोंग कहते क्यों तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। वो कहा था मैं ध्यान तो दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। ये बोलकर वो जाकर वो जैसे जैसे की होती है वो याद करके ट्राई करने लगता है। वो सब देखकर गोंग सोचती है कि ये बंदा उतना भी बेकार नहीं है। वहीं पर लिन यान सिर्फ इतना ही करने में वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तभी गोंग कहती है कि एक 6 स्टार वॉरियर होने के कारण इस लेवल में पहुंचना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, इसलिए मैं तुम्हें पास कंसीडर कर रही हूँ। ये सुनकर वो उसे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स कहता है, मगर वहीं पर वो उसे एक दूसरा स्किल किताब देते हुए कहती है कि इस इथेरियल स्टेप को सीखो, ये लो लेवल की स्किल है, इसलिए तुम इसे जल्दी से ही सीख लोगे। अब इसी के साथ में 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन यान उस इथेरियल स्टेप को सीख लेता है और उसी स्टेप का यूज करके आगे बढ़ता है और अपना थंडर वाइंड वाला पंच का यूज करके पत्थर पर अटैक कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में उस पत्थर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अपने उस प्रोग्रेस से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी वो फील कर पाता है कि वो एडवांस करने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से बैठकर 7 स्टार में ब्रेक थ्रू कर लेता है।
7 स्टार में ब्रेक थ्रू करने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं फैमिली टूर्नामेंट से पहले ही 7 स्टार में पहुंच जाऊंगा। अब सिर्फ टूर्नामेंट आने में सिर्फ 2 ही दिन बच रहे हैं। तभी वहाँ पर उसकी बहन आकर कहती है कि मेरे पास में एक ग्रेट न्यूज़ है। ये सुनकर पूछता है क्या अच्छा न्यूज़ तुम्हारे पास है। ये सुनकर वो लिन यान पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसका हाथ को पकड़कर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम 5 स्टार में कैसे पहुंच गए और कब पहुंच गए? 2 महीने पहले तो तुम 2 स्टार में थी ना, आखिर तुम इतना जल्दी एडवांस कैसे कर ली हो? ये बोलकर वो सोचता है ये तो मुझसे अलग है, इसके पास में लाइफ और डेथ का कॉफिन नहीं है और गोंग क्यांचू का हेल्प भी नहीं है। वहीं पर वो उससे कहती है कि मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, मैं तो सिर्फ मजाक मजाक में ही पहुंच गई हूँ। ये सुनकर लिन यान सोचता है कि अगर तुम ये बात बाहर में किसी को बोल देती हो तो आई बेट कि तुम उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही तोड़ दोगी। अरे हाँ, गोंग कही थी कि इसके पास में यंग बॉडी है, शायद वही इसका कारण हो सकता है। तभी गोंग उससे कहती है कि लेकिन अभी उसका मार्शल सोल अवेकन नहीं हुआ है, वो तभी अवेकन होगा जब उसका यंग बॉडी पूरी तरह से अवेकन हो जाएगा। ये सुनकर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मार्शल सोल क्या है? वो कहती है कि मैं पता तो करने गई थी लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि फादर को भी नहीं पता चला कि आखिर बात क्या है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम बिना किसी मार्शल सोल के ही काफ़ी ज़्यादा स्पीड में एडवांस कर रही हो। अब तुम मुझे ही देखो, सभी लोग कह रहे हैं कि मैंने गार्बेज सोल का अवेकन किया है। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्से में कहती है कि तुम्हारा मार्शल सोल गार्बेज नहीं है। लिन यान कहता है कि हाँ, इसलिए हम दोनों को हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब इसके बाद में 2 दिन के बाद में उनका फैमिली कॉम्पिटिशन आ गया होता है, जहाँ पर वो अपनी बहन को लेकर जाते हुए पूछता है कि क्या तुम भी इस साल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो? वो कहती है कि फादर ट्राई करने के लिए बोले हैं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस करती हूँ तो मैं सरेंडर कर दूंगी। वहीं पर उसके फादर को दिखाते हैं जो कि कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को रूल पता ही होगा, इसीलिए अब हम सबका अपोनेंट को पिक करने जा रहे हैं। अब इसके बाद में एक दूसरा एल्डर चीट लेकर आते हुए कहता है कि जो लोग फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग आकर अपना अपना अपोनेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग जाकर अपना अपना अपोनेंट को ड्रॉ करने लगते हैं। ड्रॉ करने के बाद में उसकी बहन पूछती है कि तुम्हारा नंबर क्या है? मेरा नंबर तो 8 है। वो कहता है मैं नंबर 3 हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। तभी अनाउंस किया जाता है कि जो पहला 5 नंबर ड्रॉ किया है वो लोग अरीना में एंटर कर जाए। इसलिए लिन यान अरीना में एंटर कर जाता है। उसका अपोनेंट लिन यांग होता है, जो कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, मैं तुम्हें एक फेयर वार्निंग दे देता हूँ कि मैं तुम पर इजी नहीं जाने वाला हूँ। लिन यान उस पर अटैक करते हुए कहता है फालतू का बकवास करना बंद करो और फाइट करना स्टार्ट कर दो। वहीं पर उन्हें देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि लिन यांग 4th एल्डर का ग्रैंडसन है, वो 6 स्टार में पहुंच गया है। मुझे नहीं लगता है कि लिन यान उसे हरा पाएगा। दूसरा कहता है किसे पता, लिन यांग तो 3rd एल्डर का ग्रैंडसन लिन थियान और लिन जुन को भी हरा दिया है। वहीं पर स्टेज पर दिखाते हैं जहां पर लिन यांग उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, मगर वहीं पर लिन यांग उसके सभी अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर दे रहा होता है। जो देखकर उसके फादर सोचते हैं कि उसके पास तो सच में काफ़ी फास्ट रिएक्शन है। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहां पर लिन यान उसका सभी अटैक को डॉज करते करते एक अच्छा मौका देखकर उस पर अटैक करके उसे अरीना से बाहर फेंक देता है और वह आराम से जीत जाता है। जो देखकर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा मूव तो सच में काफ़ी ज़्यादा औसम था। वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं था, अगर मैं लिन वू को भी हरा देता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। लिन वू का नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और होता है जहाँ पर लिन यान अपना पहला बैटल जीत जाता है। जीतने के बाद में वह अपनी बहन से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं लिन वू को हरा देता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। लिन वू का नाम सुनकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि वो तो 1st एल्डर का ग्रैंडसन है ना, वो तो ऑलरेडी 8 स्टार में पहुँच गया है, क्या तुम उसे हरा पाओगे? अब इसके बाद में फिर से एल्डर को दिखाते हैं जो कि नंबर 6 और नंबर 10 को अरीना में एंटर करने के लिए कहते हैं। उसकी बहन का नंबर आ गया होता है, इसलिए वो फाइट करने चली जाती है, जहाँ पर उसका बैटल स्टार्ट हो गया होता है और वो काफ़ी आसानी से अपना पहला बैटल जीत जाती है। और इसी के साथ में टूर्नामेंट इसी तरह से कंटिन्यू होता है और एक के बाद एक वो दोनों भाई बहन जीतते ही रहते हैं।
लेकिन उसकी बहन अपना सेकंड बैटल हार जाती है, जिससे वो थोड़ी सी उदास हो गई होती है। तभी लिन यान उससे कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट 6 स्टार का था, इसलिए तुम्हें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी गुड इनफ हो। अब इसी के साथ में उनका थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया होता है और थर्ड राउंड में जो पहुंचा होता है उसका नाम बताया जाता है। उनका नाम सुनकर लिन यान कहता है कि 13 लोग थर्ड राउंड में पहुंचे हैं, इसका मतलब एक बंदे के पास अपोनेंट तो है ही नहीं। तभी एल्डर कहता है कि सभी लोग आकर अपना अपना अपोनेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और जिसे ब्लैंक वाला चिट्ठी मिलेगा वो राउंड 4 में अपने आप ही चला जाएगा। अब इसके कुछ देर के बाद में वो सभी लोग जाकर अपना अपना नंबर ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पर लिन यान को 5 नंबर मिलता है, जो देखकर वो कहता है कि मैं लकी नहीं निकला। वहीं पर लिनवू नाम के बंदे को दिखाते हैं और लकी वही बंदा निकल गया होता है, क्योंकि उसे ब्लैंक वाला ड्रॉ मिल गया होता है। जो देखकर उसकी बहन कहती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा लकी निकला। लिन यान कहता है कि लकी वो नहीं बल्कि वो लोग हैं, क्योंकि उन्हें उसके जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे से मैच नहीं होना पड़ेगा, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। अब इसके बाद में उनका तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया होता है, जहां पर लिन यून नाम की 8 स्टार वाली फाइट करने चली जाती है, जिसे देखकर उसकी बहन कहती है कि लिन यून को लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस इसे या फिर लिन वो को मिलेगा। वहीं पर लिन यून को दिखाते हैं जो कि अपना फाइट काफ़ी आसानी से जीत जाती है। उसका बैटल को देखकर लिन यान सोचता है कि उसका अपोनेंट मेरा जैसे 7 स्टार का था, तो ये होता है जब 8 स्टार वाला 7 स्टार से मिलता है। तो लिन यान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी बारी आ जाती है और उसका अपोनेंट लिन जून होता है। उसे देखकर लिन यान उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम फिर से आ गए। लिन जून थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं कि पिछली बार तो तुम थोड़े से लकी हो गए थे, लेकिन इस बार तुम लकी नहीं होगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 7 स्टार में पहुंच गया हूँ। लिन यान फिर भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या 7 स्टार में पहुंच गए हो, बस इतना ही तुम्हारा पावर है। ये सुनकर लिन जून थोड़ा सा भड़क जाता है और गुस्से में उससे कहता है आखिर तुम क्या बक रहे हो, जरा फिर से कहना। तो वहीं पर लिन यान उससे कहता कुछ भी नहीं, मैं पहली माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि तुम फिर से हारने वाले हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर आज तुम मुझे फिर से कैसे हरा देते हो। तभी उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है लिन जून काफ़ी तेज़ स्पीड में उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस बार तुम्हारा सोल को समन करने दूंगा ही नहीं। ये सुनकर लिन यान उससे कहता है कि तुम्हें हराने के लिए तो मुझे मेरा सोल को समन करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहीं पर वो सब देखकर एल्डर लिन चैन सोचता है कि जब से पिछली बार से वो हारा है तब से लिन जून काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। मैं तो उसके लिए एक अपर टायर का एलेक्जर भी लेकर आया था, जिससे वो 7 स्टार में ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहां पर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन यान काफ़ी आसानी से उसका सभी अटैक को डॉज कर लेता है। उसका उतना ज़्यादा तेज स्पीड को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर लिन यान उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो जल्दी से काउंटर अटैक कर तो देता है, जिससे वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है और लिन जून पीछे फेंका जाता है। लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल लेता है और संभालते हुए उससे कहता है कि अब तो तुम कॉमन लेवल का भी टेक्निक सीखना शुरू कर दिए हो और तुम्हारा पावर भी 7 स्टार में पहुँच गया है, आखिर इतना जल्दी तुम कैसे पहुँच गए। उसकी सभी बातें सुनकर सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। तो दूसरी तरफ में वो देखकर और उसकी बातें सुनकर उसके फादर सोचते हैं कि आखिर ये बच्चा मुझसे कितना कुछ छुपा रहा है। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर लिन यान उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि रियलाइज़ करने के लिए काफ़ी देरी हो चुकी है। ये बोलकर वो उसे पीटकर बाहर फेंक देता है और काफ़ी आराम से जीत जाता है। इससे लिन यान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर अपने फादर को देखकर अपने मन में कहता है कि ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आपका बेटा यूजलेस नहीं है। अब इसी के साथ में फिर से अनाउंस किया जाता है कि अब सिर्फ 7 लोग ही बचे हैं, इसलिए अब हम लोग टॉप 3 को कंपटीशन को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई अभी हार मानना चाहता है तो अभी से ही हार मान के बाहर निकल सकता है।
ये सुनकर कुछ लोग हार मान लेते हैं, जिससे अब सिर्फ 4 लोग ही बचते हैं, जिसमें से एक लिन वू होता है, एक लिन यान होता है, एक लिन ताऊ होता है और एक लिन यून होती है। तभी एल्डर उन चारों को अपना अपना ओपोनेंट को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं और इस बार लिन यान का ओपोनेंट लिन ताऊ होता है। उसे देखकर लिन यान सोचता है कि ये बंदा लिन फैमिली का मेंबर नहीं है, बल्कि इसे अडॉप्ट किया गया था क्योंकि इसका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और ये 8 स्टार में भी पहुंच गया है। अब इसी के साथ में वो दोनों अरीना में चले जाते हैं, जहाँ पर लिन ताऊ उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पिछला फाइट को काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी किया हूँ और मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए चलो फालतू की बातें करके टाइम पास नहीं करते हैं और अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है, जो देखकर लिन यान सोचते हैं कि वाइंड का मार्शल सोल उसके पास है। लगता है कि वो मेरे इटर्नल स्टेप को देख लिया है और उसे लगता है कि मुझे कैचअप करने के लिए उसका स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपना कॉफिन को निकाल लेता है, जो देखकर लिन ताऊ जल्दी से उस पर अटैक करते हुए सोचता है कि लिन जुन उसका डिवाइन सोल से डर रहा था, इसलिए उसे कोई मूव यूज करने देने से पहले ही मुझे उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये सोचकर वो गोल गोल उसके चारों तरफ घूमने लगता है, जो देखकर लिन यान सोचता है कि इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसका फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सोचकर वो जल्दी से अपना कॉफिन का यूज करके उसे एकदम से रोक देता है। अपने आप को अचानक रुकता देखकर लिन ताऊ काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये मेरे मूवमेंट को अचानक से लॉक कैसे कर दिया। और तभी लिन यान अपने इटर्नल स्टेप का यूज करके उसके पास जाता है और उस पर अटैक करने लगता है और अटैक करके उसे पीट कर अरीना से बाहर फेंक देता है और काफ़ी आसानी से जीत जाता है। अब इसके बाद में लिन वू और लिन यून का बैटल आ गया होता है, जो देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि ज़रूर इन्हीं दोनों में से कोई एक जीतने वाला है। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर दिए होते हैं और उनके फाइट करने से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी वेव जनरेट हो रहा होता है, जहाँ पर फाइट करते करते वो दोनों थोड़े से थक जाते हैं और अब वो दोनों अपना फाइनल मूव का यूज करने वाले होते हैं। जो देखकर उसकी बहन पूछती है कि तुमको क्या लगता है कि दोनों में से कौन जीतेगा। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहां पर वो दोनों अपना फाइनल अटैक कर दिए होते हैं और कुछ ही देर के बाद में लिन जून स्टेज से बाहर हो जाती है, जिससे लिन वू काफ़ी आराम से जीत जाता है। जो देखकर सभी लोग उसी का नाम का नारा लगाने लगे होते हैं और तभी एल्डर कुछ डिस्कशन करते हैं और फिर अनाउंस करते हैं कि फैमिली टूर्नामेंट यहीं पर ख़त्म होता है और टॉप 3 में टॉप 1 पर लिन वू है, सेकंड नंबर पर लिन यून है और थर्ड नंबर पर लिन यान है। लेकिन तभी उसका अनाउंसमेंट को लिन यान बीच में ही रोक देता है। जो सुनकर एल्डर उससे पूछते हैं कि अब तुमको क्या चाहिए। वहीं पर लिन यान उससे कहता है कि आखिर कंपटीशन ख़त्म कैसा हो गया, क्या भूल गए हैं कि मैं और लिन वू अभी तक फाइट नहीं किए हैं। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए बातें करने लगे होते हैं कि ये तो लिन वू को चैलेंज करना चाहता है, लगता है कि इसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। वहीं पर ये सुनकर उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ में लिन यान कहता है कि रूल के अकॉर्डिंग में लिन वू का चैलेंज मैं कर सकता हूँ ना। उसकी बातें सुनकर उसके फादर सोचते हैं कि कहीं उसके पास में कुछ हिडन ट्रिक्स तो नहीं है ना, इसीलिए वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। ये सोचकर वो ग्रेट एल्डर को हाँ में सर हिला देता है। वहीं पर लिन यान सोच रहा होता है कि इस फैमिली कंपटीशन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था और ये सब सिर्फ मैं टॉप 3 में आने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि जीतने के लिए कर रहा था। वहीं पर ग्रेट एल्डर उसके फादर के हामी वाले जवाब को देखकर कहता है कि तो ठीक है, अरीना में आ जाओ और अब तुम दोनों फाइट कर सकते हो। इसीलिए वो दोनों अरीना में एंटर कर जाते हैं, जहां पर लिन वो उसे देखकर सोच रहा होता है कि इसका टेक्निक ज़्यादा ताकतवर नहीं है, सिर्फ उसका उस मार्शल सोल के उस ब्लैक वाले लाइट से मुझे बच कर रहना पड़ेगा, लेकिन उसका वो लाइट मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसी के साथ में उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर लिन यान उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है।
उसका अटैक को काउंटर अटैक करते हुए लिन वू कहता है कि तुम्हारा अटैक मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचाने वाला है। ये बोलकर वो उसके अटैक को काउंटर अटैक करके उसे थोड़ा सा पीछे धकेल देता है। पीछे धकेल जाने के बाद में वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है। ये बोलकर वो उस पर अटैक करके उसे और पीछे धकेल देता है, लेकिन फिर थोड़ा सा हैरानी से सोचता है कि मैं तो इसी पंच के साथ इस बैटल को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन आखिर वो इसे ब्लॉक कैसे कर दिया। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि अपना कॉफिन वाला सोल को निकाल लिया होता है। वो सब देखकर लिन वो सोच रहा होता है कि हालांकि तुम्हारा ये अजीब सा सोल लिन जुन को मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ये मत सोचो कि ये मुझ पर भी काम करने वाला है। ये स्किल जरूर तुम्हारे यूजर के स्टेप से कनेक्टेड होगा, लेकिन तुम मेरे जितना पावरफुल नहीं हो। ये सोचकर वो अपने एक फायर वाले स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन यन काफ़ी आसानी से अपना उस ब्लैक वाले लाइट का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो देखकर लिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उसके साथ साथ सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि सोचता है कि मेरा स्टेज उससे कम है, इसलिए मैं उसका डिवाइन सोल का यूज करने नहीं दे सकता हूँ और मैं यहाँ पर खड़ा होकर उसे देख भी नहीं सकता हूँ। ये सोचकर वो अपना थंडर वाइंड पंच से अटैक करने जाता है। उस पंच के बारे में सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर उस पंच का यूज करके अटैक करने जाता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइटनिंग आने लगी होती है। जो देखकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कंप्लीट थंडर वाइंड पंच है, आखिर वो इसे कैसा सीख लिया। वहीं पर अनीना में दिखाते हैं जहाँ पर उसका पंच को आता देखकर लिन वू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है और वो जल्दी से उसके पंच को काउंटर अटैक करने के लिए वो भी अपना पंच एक थ्रो कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। इसके जवाब में वो कहता है कि ये तुम पर डिपेंड नहीं करता है और तभी उन दोनों का पंच का टकराने से वहाँ पर थोड़ा ज़ोरदार धमाका हो जाता है और जब सभी धूल और धुंध हटती है तो वहीं पर लिन वू नीचे पड़ा हुआ पाया जाता है और लिन वू को जीतते देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वो देखकर उसके फादर सोचते हैं कि मेरा बेटा यूजलेस नहीं है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की देखकर उसकी बहन और उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो वहीं पर वो देखकर लिन यून काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचने लगती है कि ये बंदा तो किसी को नोटिस ना करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गया है। मैं लिन वू को जैसे ही 8 स्टार की हूँ, लेकिन ये बंदा 7 स्टार होने के बावजूद भी उसे कैसे हरा दिया और मैं उसे नहीं हरा सकी। अब इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन यान अपने फादर के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि 3 महीने पहले ही मैं तुम्हारे डिवाइन सोल को चेक किया था, लेकिन तुम अचानक 3 स्टार से 7 स्टार में इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए। लिन यान कहते हैं कि ये सभी कुछ मेरे उस गार्बेज मार्शल सोल से शुरू हुआ है। ये सुनकर उसके फादर थोड़े से चौंकते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। लिन यान बताता है कि मेरा सोल गार्बेज नहीं है, बल्कि ये मेरा जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करने में भी हेल्प करता है। मैं अपनी इस कॉफिन वाले डिवाइन सोल की मदद से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जिससे मेरे ट्रेनिंग का स्पीड बढ़ जाता है। ये सुनकर उसके फादर थोड़े से और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि सोल तो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए होता है ना, लेकिन मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि डिवाइन सोल किसी पर्सन का ट्रेनिंग में भी हेल्प कर सकता है। लिन यान उन्हें दिखाने के लिए बोलकर कहता है कि मैं आपके सामने कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता हूँ, आपको सिर्फ मेरे आसपास के एनर्जी पर ध्यान देना होगा। ये बोलकर वो उसके सामने ही बैठकर ट्रेनिंग करने लगता है और तभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी आकर उसको बॉडी में ऑब्जर्व होने लगती है। जो देखकर उसके फादर और ज़्यादा शॉक्ड होकर उससे कहते हैं कि ये स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ये स्पीड तो 1 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट के जितना बराबर है। ये बोलकर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी मत बताना, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है। अगर वो गलती से किसी को भी बता देती है तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत बन जाएगा। लिन यान कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं समझता हूँ। तभी उसके फादर उसे एक पिल देते हुए कहते हैं कि कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस आने के लिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। उस पिल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव रिवॉर्ड क्यों दिया जा रहा है। अब ये मत कहिए कि आप अपना पैसा से खरीद कर मुझे दे रहे हैं।
ये सुनकर उसके फादर थोड़े से नर्वस होने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अब जबकि मैंने कहा ना ये रिवॉर्ड है तो इसका मतलब ये रिवॉर्ड है, इसलिए फालतू का गेसेस करना बंद करो। वहीं पर लिन यान कहता है कि मैं समझता हूँ, और अपने मन में सोचता है कि ये रियल युआन पिल 30,000 से कम का नहीं आता है। फादर ज़रूर काफ़ी सालों से पैसा बचा रहे होंगे तब जाकर इसे मेरे लिए ख़रीदे हैं। अपने फादर से मिलने और बात करने के बाद में वो वापस अपने रूम में आ जाता है और आकर उस पिल को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी गोंग आकर उसे उस पिल को खाने से रोक देती है, जिससे लिन यान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है लेकिन क्यों। वो बताती है क्योंकि जब तुम मार्शल प्रैक्टिशनर लेवल में थे तभी तुम एक पिल खा लिए थे, इसीलिए अगर तुम पिल खाना जारी रखोगे तो फ्यूचर में नेक्स्ट लेवल में पहुंचने में तुम्हें थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। ये सुनकर लिन यान कहता है अगर ऐसी बात है तो फादर का सारा पैसा तो बर्बाद हो गया ना। वो कहती है बर्बाद नहीं हुआ है, तुम इसे वापस बेच दो। अब इसी के साथ में 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वो ब्रेक थ्रू करके 8 स्टार में पहुँच जाता है और अपने स्पीड से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वहीं पर बाहर में उसकी बहन प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी गोंग उसे बताती है कि तुम्हारी बहन ऑलरेडी 7 स्टार में पहुँच गई है। जो सुनकर लिन यान फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरानी और थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद में 8 स्टार में पहुँचा हूँ, लेकिन वो तो ज़रा सा भी मेहनत नहीं कर रही है और वो देखते ही देखते नेक्स्ट लेवल में पहुँचते ही जा रही है। हाँ अब मैं समझ गया, क्योंकि उसके पास में स्पेशल फिजिक ही इसलिए हो रहा है। तभी उसकी बहन आकर उससे कहती है मेरे पास एक गुड न्यूज है। उसकी बातों को पूरा करने देने से पहले ही लिन यान उससे कहता है कि तुम 7 स्टार में पहुंच गए हो, यही बात है ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी हैरान होते हुए पूछती है कि तुमको कैसे पता चल गया, तुम्हें ये बात कैसे पता चल गया कि मैं 7 स्टार में पहुंच गई हूँ ना कि 6 स्टार में। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है और फालतू का बहाना बनाकर कह देता है कि तुम मुझे 7 स्टार का प्रेशर दे रही थी इसलिए। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं इस गोंग के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे लेकर स्किल चुनने के लिए लाइब्रेरी में लेकर चला जाता है। अब इसके बाद में वो लोग ट्रेजर पेविलियन में जाते हैं जहाँ पर वहाँ का लॉर्ड झाऊ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरह से रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपना फैमिली टूर्नामेंट जीत गए हैं। ये बोलकर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई मास्टर है जो कि सीक्रेटली तुम्हें कुछ गाइड कर रहा होगा। ये सुनकर लिन यान सोचता है कि मैं तो यही सवाल का इंतजार कर रहा था। ये सोचकर वो हैरान होने का नाटक करते हुए कहता है कि आखिर आपको कैसे पता चल गया। वहीं पर ये सुनकर लॉर्ड सोचता है जैसा मैंने गेस किया था। वहीं पर लिन यान अपना नाटक जारी रखते हुए कहता है कि मेरा मास्टर फेमस होना नहीं चाहता है, इसलिए उसके न्यूज़ को प्लीज़ फैला मत दीजिएगा। अगर उसको पता चल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएगी। लॉर्ड कहते हैं कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब आप बस आराम से बैठिए। लिन यान बैठते हुए कहता है कि अब जबकि आपने कहा है तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। तभी लॉर्ड उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। लिन यान कहता है कि मैं यहाँ पर युआन पिल को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। जो सुनकर लॉर्ड कहता है कि कुछ समय पहले लिन फैमिली का पैट्रियट एक पिल खरीद कर लेकर गया था, क्या आप उसी को एक्सचेंज तो नहीं करना चाहते हैं ना। लिन यान कहते हैं कि हाँ मैं उसी को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। वहीं पर लॉर्ड उससे पूछता है क्या उस पिल में कुछ गड़बड़ी है क्या जिसके कारण आप उसे एक्सचेंज करने आ गए हैं। लिन यान कहता है पिल में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है, बल्कि आज ही मेरे मास्टर कही है कि वो मेरे लिए 3rd ग्रेड का पिल बनाकर देगी, इसीलिए 2nd ग्रेड का पिल लेने की ज़रूरत अब मुझे नहीं है। ये सुनकर लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि हैरानी से सोचता है कि एक 2nd ग्रेड का एलिक्जर उसके लिए कोई काम का नहीं है। इसका मतलब वो अल्केमिस्ट जरूर 3rd रैंक की होगी, मुझे उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ये सोचकर वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर इस पिल को 30,000 में खरीद कर लेकर गए थे, अब जबकि आप इसे एक्सचेंज कर रहे हैं तो मैं इसके बदले में 35,000 स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके कुछ देर के बाद में वो उसे एक्सचेंज करके अपनी बहन के पास जाते हुए सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे अपना ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा में बेच पाऊँगा। लॉर्ड उससे कहता है कि मेरे पास अभी भी एलिक्जर को लेकर कुछ क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी मास्टर हेल्प कर सकेगी।
वहीं पर लिन यान जाते हुए सोचते हैं कि जो इमेजिनरी पर्सन मैंने बनाया है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब इसके बाद में उसकी बहन को दिखाते हैं, जहाँ पर वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुम जो खरीदना चाहती हो तुम उसे खरीद सकती हो, पैसा मैं दे दूँगा। उसकी बहन एक ब्रेसलेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये मुझे पसंद आ गया है, क्या तुमको नहीं लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है? लिन यान उसे लेते हुए कहता है कि अब जबकि तुम्हें ये पसंद आ गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। उसकी बहन थोड़ी सी चिंता करते हुए कहती है लेकिन इसका दाम तो काफ़ी ज़्यादा है। और तभी वहाँ पर वांगतिंग नाम का बंदा आकर कहता है कि 1000 का ब्रेसलेट को वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए क्यों ना मैं तुम्हारे लिए उसे खरीद देता हूँ। उसे देखकर लिन यान सोचता है कि वांगतिंग 8 स्टार का मार्शल प्रैक्टिशनर है और वो अपना वांग फैमिली का यंगर जनरेशन में टॉप 3 में आता है। वहीं पर उसकी बात सुनकर उसकी बहन थोड़ी सी गुस्से में कहती है कि कौन तुम्हारा सिस्टर श्वेर है? मेरा नाम लिन श्वेर है। तभी लिन यान उससे कहता है कि क्या तुम वांगफे का बदला लेने आए हो? वांगतिंग उससे कहता है क्या तुमको सच में लगता है कि तुम हमारे फैमिली में किसी को भी बुली कर सकते हो? लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेजर पेविलियन का लॉर्ड आते हुए वांगतिंग से कहता है कि तुमको नहीं लगता है कि तुम मेरे पेविलियन में कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहे हो? ये बोलकर वह अपना प्रेशर का यूज करके उसे दबाने लगता है। वहीं पर उसका प्रेशर को फील करके लिन यान सोचता है कि क्या स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, ज़रूर ये मेरे फादर से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी गोंग उससे कहती है कि ये बंदा 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट है और तुम्हारे फादर सिर्फ 5 स्टार के ही है, लेकिन ये बंदा साथ में एल्केमिस्ट भी है, इसलिए इसके पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। अगर वो दोनों फाइट करते हैं तो तुम्हारे फादर इसका 3 अटैक को भी सह नहीं कर पाएगा। वहीं पर वांगतिंग उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। वहीं पर लॉर्ड उससे कहता है कि अभी तो तुम मास्टर लिन के लिए परेशानी खड़ा करने वाले थे ना। ये सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं और इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर लिन या लॉर्ड झाओ को अपनी तरफ कैसे कर लिया है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लॉर्ड झाओ अटैक करके वांग फैमिली वाले को बाहर फेंक देता है और उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पर परेशानी खड़ा करता है तो अगले दिन उसका सर बाहर टंगा हुआ मिलेगा। ये बोलकर वो लिन यान से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि माफ़ करना कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। लिन यान कहता है कि सिर्फ कुछ मक्खी बना रहे थे, आपको उनसे डील करने की ज़रूरत नहीं है। तभी लॉर्ड जब लिन यान का फेवर जीतने के लिए वो ब्रेसलेट उसे फ्री में देते हुए कहता है कि आप लोगों को अनहैप्पी वो लोग कर दिए हैं, इसलिए ये बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। वो देखकर लिन यान उसे जल्दी से अपनी बहन को लेने के लिए बोलकर उसे थैंक्स कहता है और उसे थैंक्स करने के लिए भी कहता है, इसीलिए उसकी बहन भी उसे थैंक्स कर देती है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर वांग फैमिली वाले लिन यान का बाहर में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग अभी उसे बाहर में सबक सिखाएंगे। उसका बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो देखकर लॉर्ड झाओ पूछते हैं कि वो लोग अभी तक बाहर में तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मुझे? उसकी बात को पूरा करने देने से पहले ही लिन यान उससे कहता है कि हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन अब यहाँ से मैं उन्हें संभाल लूँगा, आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसे बाहर आता देखकर वांगतिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे भाई वांगफे को पीटे थे? चलो अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने का हिम्मत है तुम्हारे पास? उसकी बातें सुनकर लिन यान कहता है माफ़ करना, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मेरे पास वक्त भी नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम्हें वांगफे से माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लिन यान कहता है कि अगर तुमको लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो ट्राई करके देख लो। वो सब देखकर लॉर्ड झाओ अपने मन में कहता है कि वांग फैमिली वालों को लगता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हो गए हैं। वहीं पर वांगतिंग को दिखाते हैं, जो कि गुस्से में उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मुझे तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो। वो देखकर उसकी बहन जल्दी से बचने के लिए कहती है, लेकिन वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वह सिर्फ 2 उंगली का यूज करके ही उसका पंच को रोक देता है, जिससे वांगतिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वो देखकर लिन यान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बस इतनी तुम्हारे पास ताकत है, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले। दूसरी तरफ में वांगतिंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उससे पूछता है कि तुम 8 स्टार में कब पहुंच गए?
लिन यान कहा था बस सुबह में मैं बस थोड़ा सा लकी हो गया था और ब्रेक थ्रू कर लिया था। जो सुनकर उसकी बहन भी थोड़ी सी हैरान रह गई होती है। वहीं पर वांग तेंग को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर अटैक करते हुए सोचता है कि आखिर तुम प्राउड किस चीज़ को लेकर हो रहे हो। तुम आज सुबह कोई 8 स्टार में पहुँचे हो, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का चांस है। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि अपनी बहन को पीछे हटने के लिए कहता है। ये बोलकर वो उसके अटैक को काउंटर करता है, जिससे वो थोड़ा सा पीछे फेंका जाता है। अब वहीं पर वांग तेंग को दिखाते हैं जो कि थोड़ा सा थक गया होता है और वो सोचने लगा होता है कि ये तो कॉमन लेवल का टेक्निक यूज कर रहा है। तभी लिन यान दौड़ के उसके पास जाता है और एक ही पंच में उसे हरा देता है, जो देखकर वांग फे काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी लिन यान वांग फे से कहता है कि लगता है कि पिछली बार का सबक तुम भूल गए हो, इसलिए मैं फिर से तुम्हारा हाथ को तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपने तरफ आता देखकर वांग फे काफ़ी ज़्यादा डरते हुए पीछे होते हुए उससे कहने लगता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी लिन यान फिर से उसका हाथ तोड़ देता है और उसे उठाकर फेंक देता है और उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब जबकि तुम दोनों फिर से आ गए हो तो तुम लोगों को कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा ना, क्यों ना मैं तुम लोगों को इस पर पैर ही तोड़ देता हूँ। उसे अपने तरफ आता देखकर वांग तेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझे छूने की भी हिम्मत करोगे तो मैं कसम खाता हूँ कि वांग फैमिली वाले तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर लिन यान उससे कहता है कि जो तुम बोल रहे हो इसका मतलब मैं उससे जैसे चाहे वैसे छू सकता हूँ। तुम दोनों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और झगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ही करके दोनों का पैर तोड़ने वाला हूँ। ये बोलकर वो उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि लिन फैमिली काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट मत बनो। वो आवाज़ सुनकर लॉर्ड झाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि ये आवाज़ तो वांग झेंगयांग का है। वहीं पर वांग झेंगयांग लिन यान पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर लिन फेंग तुमको मैनर्स नहीं सिखाया है तो उसके बदले मैं सिखा देता हूँ। उसका अटैक को देखकर लॉर्ड झाओ काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचता है कि अगर ये अटैक लिन यान को लग जाता है तो वो कम से कम 6 महीने तक बेड पर पड़ा रहेगा। लेकिन वहीं पर उसका अटैक लगने से पहले ही उसके फादर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि मेरा बेटे को तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसका अटैक को काउंटर कर देता है। उसका अटैक को काउंटर अटैक करने के बाद में वो थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि अडल्ट होने के बावजूद भी मेरे बेटे पर अटैक तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपना सभी सेंस ऑफ मैच्योरिटी को खो चुकी हो? वांग झेंगयांग थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि तुम्हारा बेटा ईविल और कोल्ड हार्टेड बन गया है। अगर तुम उसे अभी मैनर्स नहीं सिखाते हो तो फ्यूचर में उसे कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी लिन यान अपने फादर के पीछे से निकलते हुए कहता है कि जो तुम बोल रहे हो उसके हिसाब से जब वांग तेंग मुझ पर अटैक कर रहा था तब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वांग झेंगयांग थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि मुंह लगाना बंद करो, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ। जब तुम उसका हाथ तोड़े थे तब उसको लेकर मैं तुम्हें कुछ भी ना बोलकर पहले दिखा दिया हूँ, लेकिन इस बार तुम उसका दोनों पैर तोड़ने वाले थे। ये सुनकर लिन यान एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि पहले तो मैं बस थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन अब जबकि आपने कह दिया है तो अब तो मैं सच में उसका पैर तोड़ के ही रहूँगा। ये बोलकर वो जाते हुए कहता है कि फादर आप उसे होल्ड पे कीजिएगा, मैं जाकर उन दोनों का पैर तोड़ के आता हूँ। उसके फादर कहते हैं जो करना है जाकर करो, मैं उसको रोकता हूँ। वहीं पर ये सुनकर वांग झेंगयांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर अटैक करने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसका कुछ करने देने से पहले ली पेंग उस पर अटैक करके उसे रोक देता है और वहीं पर लिन यान उन दोनों का पैर जाकर तोड़ देता है। जो देखकर वांग झेंगयांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सोचता है कि मेरे ही सामने मेरी फैमिली मेम्बर के पैर को तोड़ना है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसा हो गया? ये तो बिल्कुल मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारने जैसा है। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर अटैक करते हुए कहता है कि आज तो तुमको मरना ही पड़ेगा। वो देखकर उसके फादर फिर से उसके अटैक को काउंटर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि वो नहीं बल्कि आज तो तुम मरोगे। ये बोलकर वो दोनों अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ का धरती थोड़ा सा टूट जाता है। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि इविल स्माइल के साथ में आगे बढ़ते हुए जाता है और वांग तेंग का भी पैर तोड़ के रख देता है, जिससे वांग झेंगयांग और ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है लिन फेंग अगर आज जो हुआ उसका कीमत तुम नहीं चुकाते हो तो वांग फैमिली वाला अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारा फैमिली के साथ में एक वॉर स्टार्ट कर देगा।
लिन फेंग थोड़ा सा कड़क आवाज में कहा था, अगर तुम अपना पूरा फैमिली का यूज करके फाइट स्टार्ट कर देते हो तो हम लिन फैमिली वाले भी डरते नहीं है। लेकिन तभी लॉर्ड झाओ उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सभी लोगों ने देखा है, ये सब तुम्हारे बच्चे शुरुआत किए थे। बच्चों का फाइट में अडल्ट भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तुमको नहीं लगता है कि ये जानकर सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे? ये सुनकर वांग चेंगयंग उससे कहता है कि ये सच है कि मेरे ही फैमिली मेंबर गलत थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि पनिशमेंट कुछ ज़्यादा सीवियर है? हालांकि वो लोग हार गए हैं, लेकिन फिर भी उनका पैर तोड़ देना आपको नहीं लगता है कि उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो कहता है कि मैं जो सुना था उसके हिसाब से अगर यंग मास्टर लिन यान हार जाता तो इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा सीवियर हो और हार्श हो सकता था। उसकी बात सुनकर वांग चेंगयंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है। ट्रेजर पेविलियन हमेशा किसी भी फैमिली डिस्प्यूट में न्यूट्रल रहता था। होस्ट झाओ इस तरह की चीज़ें में एरोगेंट और इग्नोरेंट रहा करता था, लेकिन वो लिन यान को यंग मास्टर लिन क्यों बुला रहा है? आज मेरे लिए चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, अभी के लिए मुझे रिट्रीट करना पड़ेगा। ये सोचकर वो उन दोनों को आखिरी धमकी देते हुए कहा था, ठीक है मैं इस चीज़ को याद रखूँगा, माइनिंग के लड़ाई में मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। और बाय द वे मेरी बेटी वांग निंग ऑलरेडी रेड फ्लेम एकेडमी में इनरोल हो गई है और वो ऑलरेडी 3 महीने पहले ही 1 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट बन गई है। लिन यान कहता है कि मुझे आपकी बेटी को लेकर कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे आपके यंगस्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है कि कहीं माइनिंग फाइट में वो लोग गायब ना हो जाए। अब इसी के साथ में अगले सीन में लिन फैमिली का घर को दिखाते हैं, जहाँ पर तीनों एक साथ बैठे होते हैं और उसकी बहन कह रही होती है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। उसके फादर कहते हैं कि तुम सच में आज काफ़ी अच्छा काम किए हो। उस वांग फैमिली वाले को एक हार्श लेसन सिखाना ज़रूरी हो गया था। अगर तुम उन्हें इस वक्त नहीं सिखाते तो लोगों को लगता है कि हमारे लिन फैमिली का टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। लिन यान कहता है कि माइनिंग फाइट में मैं वांग फैमिली पर ईजी नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वांग फैमिली का पूरा फ्यूचर को ही गायब कर दूंगा। तभी उसके फादर पूछते हैं, बाय द वे होस्ट जाओ तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइटली बात क्यों कर रहा था? इसके जवाब में लिन यान कहता है, मुझे भी नहीं पता। ये बोलकर वो एक फालतू का बहाना बनाकर कहता है कि शायद उसको मुझ में कोई पोटेंशियल दिखाई दे रहा होगा, इसलिए कह रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि फ्यूचर में मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर बनूंगा, इसलिए वो पहले ही मेरे साथ दोस्ती करना चाहता होगा। ये सुनकर उसके फादर थोड़े से खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ यह बात सच लग रही है। अब जबकि तुम इतना कम टाइम में इतना जल्दी ग्रो हो गए हो तो होस्ट जब अपने एक्शन को अच्छी तरह से प्लान करके कर रहा होगा। तभी लिन यान उससे पूछता है, वैसे माइनिंग का फाइट स्टार्ट होने में और कितना टाइम बच रहा है? वो कहते हैं कि माइनिंग का फाइट स्टार्ट होने में अभी लगभग 3 महीना बच रहा है। पिछले 3 सालों से उस माइनिंग का ओनरशिप देबू टाउन के पास है। अब फिर से उसके ओनरशिप के लिए फ़ाइट करने का टाइम आ गया है। उसकी बातें सुनकर लिन यान सोचता है कि इस माइनिंग वाले फाइट में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जाने जाती है। वांग फैमिली वाले ज़रूर लोगों को जमा करके हमारे लिन फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर वो अपने फादर से कहता है कि अगले 3 महीने के लिए मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में करने जा रहा हूँ, किसी को भी मुझे परेशान मत करने दीजिएगा जब तक ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट ना हो। अब इसके बाद में वो अपने रूम में जाकर बैठा होता है और गोंग से पूछ रहा होता है कि क्या अगले 3 महीने में मैं मार्शल एक्सपर्ट के लेवल 1 में पहुंचना पॉसिबल हो सकता है? गोंग कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं एक ही रात में तुम्हें मार्शल एक्सपर्ट का बना सकती हूँ। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? लेकिन वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहती है, हाँ कर तो सकती हूँ, लेकिन इसके बाद में तुम असली गार्बेज बन के रह जाओगे। बोलो क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? ये सुनकर वो तुरंत कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा अभी के स्पीड के दम पर मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि 3 महीने के अंदर में तुम 9 स्टार का प्रैक्टिशनर बन जाओगे।